सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी वर्चुअल कक्षा में। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार के बाद मानक वर्तनी, उच्चारण एवं वर्तनी आदि पर चर्चा की थी। बच्चों, मानक वर्तनी एवं वर्ण विचार पढ़ने के पश्चात आप लोगों को मात्राओं एवं अन्य त्रुटियां जो कि हमारे लेखन कार्य में होती है उससे संबंधित जानकारी मिली होगी और आशा करती हूँ आगे आप सभी की त्रुटियां सुधर जाएगी। बच्चों, आज की कक्षा में हम शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शब्द क्या है। जैसा कि आप सभी ने पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुका है कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जिससे कुछ न कुछ अर्थ प्रकट होता हो। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द नहीं और नहीं व और, अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कलम, पुस्तक, नयन, घर, हिमालय आदि। तो बच्चों, इन शब्दों में वर्णों का सार्थक समूह है। ऐसे वर्णों को ऐसे क्रम में रखा गया है जिससे कि शब्द का निर्माण भी हो और साथ ही उन शब्दों का कुछ न कुछ सार्थक अर्थ भी निकलता हो। तो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण से बनता है शब्द और शब्द से बनते हैं वाक्य। अब देखेंगे शब्दों के भेद, क्योंकि शब्दों को भी कुछ भेदों में बांटा गया है। तो पहला भेद है अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कई सारे भेद हैं। इन्हें हम क्रमशः पढ़ेंगे। पहला है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, दूसरा है अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, और तीसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद अर्थात शब्द के प्रकार, और चौथा है प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। हम जब शब्दों का प्रयोग भाषा में करते हैं तो उनके कौन कौन से भेद होते हैं, ये सभी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी उत्पत्ति अर्थात शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, शब्द कहाँ से आया है। इस दृष्टि से भी शब्दों के कुछ भेद है, जिनमें से पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द एवं चौथा है विदेशी शब्द। ऐसे ही अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद में पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द, और शब्द भेद के अंतर्गत तीसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद के अंतर्गत आता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इसी तरह प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद के अंतर्गत आता है विकारी शब्द एवं अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद में तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें वैसा का वैसा ही हिंदी में स्वीकार लिया गया है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि को संस्कृत में भी अग्नि ही लिखा जाता है और हिंदी में भी हम उसे अग्नि ही लिखते हैं। ऐसे ही क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि ऐसे तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, अर्थात संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप। जैसे आग, अग्नि का अग्नि से आग बन गया, खेत, क्षेत्र से खेत बन गया, रात्रि से रात, सूर्य से सूरज। तो बच्चों, ये परिवर्तन जहां भी जिस क्षेत्र में लोग बसते हैं वहां की बोली एवं क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव में से जो संस्कृत भाषा के शब्द थे अर्थात तत्सम शब्दों पर क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव पड़ने पर उनमें कुछ परिवर्तन आया और परिवर्तित रूप को हमारी हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया गया है। ऐसे संस्कृत के बदले हुए रूप जो होते हैं वही
तद्भव शब्द कहलाते हैं। अगला है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद में देशज शब्द, जैसे कि नाम ही है देशज, देशज मतलब देश से उत्पन्न हुए। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। और बच्चों, देशज शब्दों पर भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्र विशेष की बोली भाषा का अधिक प्रभाव है। जैसे कि देशज शब्दों के अंतर्गत पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि ये शब्द हमारे ही देश की अन्य क्षेत्रों की क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें की हिंदी में स्वीकार किया गया है, ये कहलाते हैं देशज शब्द। इसी तरह है अगला है विदेशी या विदेशज शब्द, जैसे कि इनका नाम ही है विदेशी, अर्थात विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं, जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। बच्चों, हमारा भारत देश जो है, यहाँ अनेक धर्म एवं जाति को मानने वाले कई देशों से आकर लोग बसे और यहीं के हो गए, तो उनकी भाषाओं से भी कई शब्दों को हिंदी में ग्रहण कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। व्युत्पत्ति अर्थात बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित तीन भेद है। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक तथा योग रूढ़। रूढ़ शब्द जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, गाय, पेड़, दीपक। यदि हम इन शब्दों को तोड़ते हैं, इनके खंड करते हैं बच्चों, तो इनके खंडों के कोई अर्थ नहीं निकलते हैं। तो आप याद रखेंगे, रूढ़ शब्द के अंतर्गत अधिकतर दो अक्षरों वाले टू लेटर वर्ड्स जो होते हैं वही आते हैं। यहाँ पर दीपक भी आया है, तो दीपक को यदि हम दी प्लस पक करते हैं तो दी या पक का कोई अलग अलग अर्थ नहीं है। दीपक एक साथ है तभी उसका अर्थ प्रकट होता है। तो बच्चों, रूढ़ शब्दों को आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि इन शब्दों के खंड करने पर इनके कोई अर्थ नहीं होते हैं। अगला है यौगिक शब्द। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देवालय, देवधन आलय। जब देवालय के दो खंड किए तो देव का भी एक अर्थ है और आलय का भी एक अर्थ होता है। राजपुरुष, राज धन पुरुष, अर्थात राज का भी अपना एक अर्थ है एवं पुरुष का भी अपना एक अर्थ है। हिमालय, हिम धन आलय, हिम का भी अपना अर्थ है एवं आलय का भी अपना एक अलग अर्थ होता है। ठीक ऐसे ही देवदूत, देव धन दूत आदि शब्द ऐसे हैं जिनके खंड करने के पश्चात इनका दोनों खंडों का कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकलता है। तो बच्चों, ये सभी यौगिक शब्द कहलाते हैं। आप लोग याद रखेंगे, यौगिक शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनके खंड करने के पश्चात दोनों खंडों के कुछ न कुछ अर्थ निकलते हो। बच्चों, परीक्षा में इन सभी शब्दों के बारे में प्रश्न आते हैं, तो आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए एवं याद रखिए कि किस शब्द की बनावट कैसी है। इसी के पश्चात अगला है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते। अर्थात योग रूढ़ शब्दों के आप खंड भी कर सकते हैं और दोनों का अर्थ भी होता है, परंतु ये जो योग रूढ़ शब्द होते हैं बच्चों, ये कुछ विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। वो जैसे दिखते हैं उससे किसी और अर्थ की ओर इनका संकेत होता है। जैसे पंकज अर्थात कीचड़ में पंख अर्थात कीचड़, ज अर्थात जन्मा हुआ, कीचड़ में जन्मा हुआ, पंख में जन्मा हुआ। कमल, दशानंद, दश धन आनंद अर्थात 10 है आनंद जिनके, ऐसे वे रावण। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ विशेष अर्थ उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो बच्चों,
आशा करती हूँ रूढ़, यौगिक एवं योगरूढ़ शब्दों की जानकारी आप प्राप्त कर चुके होंगे। एक बार पुनः दोहराती हूँ। रूढ़ शब्द अर्थात ऐसे टू लेटर वर्ड्स जिनके खंड करने पर दोनों खंड के कोई अर्थ नहीं निकलते हैं। यौगिक शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनके खंड करने के पश्चात दोनों खंडों के सार्थक अर्थ होते हैं। योगरूढ़ शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनके दोनों खंडों के अर्थ भी होते हैं, परंतु खंडों के अर्थ के साथ साथ यह शब्द कुछ विशेष अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। योगरूढ़ शब्दों की संख्या लिमिटेड है, बहुत कम ऐसे शब्द है। जैसे कमल के सारे पर्यायवाची जो है ये योगरूढ़ के अंतर्गत आते हैं, एवं दशानन, पीतांबर, लंबोदर आदि जो शब्द है ये सभी योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, शब्द के प्रकार के अंतर्गत तीसरा है अर्थ की दृष्टि से शब्द के प्रकार। अब हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक अर्थात जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। इन शब्दों का एक अर्थ है बच्चों, कुछ न कुछ इससे अर्थ निकलता है। इन्हीं शब्दों को लिखने में यदि हम इनके क्रम बदल दें तो ये निरर्थक हो जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए ममता, अब मैं तामम कर दूं तो इसका कुछ अर्थ नहीं है। डंडा, डाड डन कर दूं, इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थात जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि परिभाषा में दिया है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी, ओटी, पानी, वानी, डंडा, वंडा, इनमें से ओटी, वानी, वंडा आदि निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता, अर्थात इनका कोई अर्थ नहीं है व्याकरणिक दृष्टि से। हम केवल भाषा में और वो भी बोलचाल की भाषा में अधिकतर इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो बच्चों, इसमें से केवल सार्थक शब्द जो है वही व्याकरण के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं एवं उन्हीं शब्दों पर हम चर्चा करते हैं, उन्हीं का हम भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के भेद। प्रयोग की दृष्टि से भी शब्दों के दो भेद है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो बच्चों, विकारी शब्दों के अंतर्गत जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है। बच्चों, एक बात आपको बता देना चाहूंगी, विकारी शब्दों में किस तरह से परिवर्तन होता है। आप संज्ञा का कोई भी शब्द अगर लेते हैं या सर्वनाम शब्द लेते हैं या फिर विशेषण शब्द लेते हैं या क्रिया शब्द लेते हैं, वाक्य में जितने भी संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों का प्रयोग जो होता है, इनमें यदि लिंग, वचन, काल बदलता है तो इन शब्दों में भी परिवर्तन आता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं लेती हूँ संज्ञा, बालक। यदि मैं यहाँ पर बालक पढ़ता है, यदि मैं लिंग बदल देती हूँ तो बालक से शब्द क्या हो जाएगा, बालिका पढ़ती है। तो बच्चों, ये विकारी शब्द हुआ। ऐसे ही सर्वनाम हो चाहे विशेषण हो चाहे क्रिया हो, तो इन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, कारक एवं पुरुष आदि व्याकरणिक तथ्यों के साथ इनको लगाने के बाद इनमें परिवर्तन आ जाते हैं, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहा गया है। अर्थात सारे संज्ञा शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं, सारे सर्वनाम शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं, सारे विशेषण शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं और सारे के सारे क्रिया शब्द भी विकारी शब्द कहलाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे अगला प्रकार है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द अर्थात जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात लिंग बदले, वचन बदले, कारक बदले या फिर काल बदले या पुरुष बदले, इन सबके बदलने पर भी जो शब्द जैसे के वैसे ही प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द
कहते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, नित्य, और, हे हरे, हे, अरे आदि। इनमें अधिकतर शब्द जो है क्रिया विशेषण शब्द हमेशा ही अविकारी होते हैं। संबंध बोधक शब्द अविकारी होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द भी अविकारी होते हैं एवं विस्मयादि बोधक चिन्ह भी अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आप याद रखेंगे, ये 4 अविकारी शब्द है और 4 विकारी शब्द है। अविकारी के अंतर्गत सारे क्रिया विशेषण शब्द, जैसे एक लड़का तेज दौड़ता है, यदि मैं यहाँ लिंग बदल देती हूँ तो इसमें लड़की तेज दौड़ती है। चूंकि लड़की और लड़का संज्ञा था इसलिए परिवर्तन हुआ, लेकिन तेज ये क्रिया विशेषण शब्द है और इसमें लिंग बदलने पर या वचन बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तेज शब्द जो है वो जैसे के वैसे ही है। मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, अब या लड़की धीरे धीरे बोलती है, यदि मैं वचन बदलती हूँ तो लड़के धीरे धीरे बोलते हैं, सॉरी। अर्थात धीरे धीरे शब्द जो है ये क्रिया विशेषण शब्द है और यह भी अविकारी शब्दों के अंतर्गत ही आता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको शब्द विकार में शब्दों के सभी भेद एवं शब्द किसे कहते हैं अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और यदि समझ में कुछ ना भी आया हो या किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप स्वतंत्र है पूछने के लिए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपको उसका जवाब अवश्य दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने शब्द विचार के अंतर्गत शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के भेद और शब्दों के चारों भेदों के उपभेद भी पढ़ चुके हैं। इन पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसी तरह आज का जो विषय था मेरा शब्द विचार, ये यही समाप्त होता है और इसी के साथ मैं अपनी कक्षा भी यही समाप्त करना चाहूंगी। हाँ बच्चों, एक बात पुनः दोहराना चाहूंगी कि शब्द विचार नामक जो पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिया हुआ है, जो कि पेज नंबर 40 पर दिया हुआ है, आप उसे पूरा लाइन टू लाइन रीड करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसके अंत में जो वर्कशीट्स या अभ्यास कार्य दिया हुआ है उसे आप जरूर जरूर कीजिएगा। उसे आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यदि आप अभी पीछे का कार्य पूर्ण करते नहीं चलेंगे तो बच्चों आप पर वर्कलोड बढ़ जाएगा। इसलिए आप एक एक चैप्टर के बाद उसके सारी वर्कशीट और सारा कार्य पूर्ण करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी कक्षा को यही समाप्त करना चाहूंगी। हम फिर व्याकरण के अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे। थैंक यू।